हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिल चुके हैं और उनकी व्याख्या सहित उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एपिसोड 14वें में, इस उम्मीद के साथ कि इस एपिसोड से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न आना लगभग तय माना जाएगा। आप ये जब प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा और अंत तक आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये प्रैक्टिस सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह? बताइए सर, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले जो कोई वंश आया था तो वो था आपका गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। बात क्लियर है? गुलाम वंश। अब जैसे यहाँ से पूछा जाता है कि गुलाम वंश के बाद कौन सा आया, तो गुलाम वंश ऐसे अब याद कर सकते हैं। गुलाब खिला, गुलाब के बाद जो है खिलजी वंश आया, तोड़ा तुगलक आया, सैयद आए, फिर उसके बाद थोड़ा सैयद लोदी, उसके बाद लोदी वंश आता है ना। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें मोहम्मद गजनी की, तो ये तो नहीं था। दिल्ली के पहला सुल्तान पूछा जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी बाद में आते तो हो ही नहीं सकता। आराम शाह मुगल सम्राट थे, ये भी नहीं हो सकता। इसमें राइट आंसर क्या है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश या इसी को क्या बोलते हैं, मामलूक वंश। मामलूक वंश का क्या था? का ये कह सकते हैं कि जो है संस्थापक था। लेकिन अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक, क्या पूछे आपसे? वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। क्या था? इल्तुतमिश था। बात क्लियर है? ऐबक का साम्राज्य हालांकि पूरे भारत में फैला था और इसने लाहौर को जो है अपनी राजधानी बनाई थी। ऐबक ने जो है लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। पूछा जाता है ऐबक ने लाहौर में किसको राजधानी बनाई? तो लाहौर को राजधानी बनाई थी। और ये भी पूछा था कुतुब मीनार, नाम सुने होंगे आप। तो कुतुब मीनार की जो नींव है, कुतुब मीनार की नींव जो है वो बेसिकली आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई थी। इसको कुतुब मीनार को जो पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। क्या? इल्तुतमिश ने। बात क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया? पोंग बांध ब्यास नदी पर तो है, लेकिन किस राज्य में ये पूछा जा रहा है? हिमाचल में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है? इसको आप ऐसे अगर याद करने का प्रयास करेंगे शायद आपको ना याद हो पाए, लेकिन अगर आप एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे या एक चार्ट के माध्यम से या मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमसे क्या पूछा गया है? पोंग बांध, ये पूछा गया ना। अब हमारे पास ऑप्शन कितने थे? जैसे यहाँ पे आप पहले तो इसमें देख लीजिए, पोंग बांध यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हमको पता है ये हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश में जो बांध है देख लीजिए, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? सतलज नदी पर है। बात क्लियर है? पोंग बांध कहाँ पे है? ब्यास नदी पर है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें नथवा झाकड़ी बांध की, तो ये भी कहाँ पे है? सतलज पे है। बात क्लियर है? अब यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड है। तो टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध और रामगंगा बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में अवस्थित है। माता टीला बांध या रिहंद बांध की बात करें तो ये आपके जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। माता टीला और रिहंद। इंदिरा सागर बांध या गांधी सागर बांध की बात, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है। दुलहस्ती बांध या सलाल बांध ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में कोई बांध अवस्थित नहीं है। उसके बाद सरदार सरोवर, उकाई बांध, धरोई बांध ये कहाँ पे? गुजरात में आपके। जायकावाड़ी या कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है। अलमट्टी बांध, तुंगभद्रा बांध, राज सागर बांध ये कर्नाटका में है। इडुक्की बांध, पेरियार ये केरल में अवस्थित है। तमिलनाडु में आपका कलनई बांध, और उसके बाद नल्ला संगत बांध, उसके बाद वंगई बांध ये आपका तमिलनाडु में है। और सोमासिया बांध जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर तेलंगाना में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है। मयूराक्षी बांध की बात करें अगर, तो मयूराक्षी बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यहाँ पे तिलैया बांध कहां पे? तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। कहां पे? झारखंड में स्थित है। बात क्लियर है? आप यहाँ पे देखिए,
सारे बात आपको चार्ट के माध्यम से बताए गए हैं। अब यहाँ पे आप आ जाइए, अब यहाँ पे आपका क्या है, इसका ब्यास नदी पर बनाया गया, कहाँ पे भैया, तो ये हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किसी उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। पेपर के कारखाने, वाहन के उत्पादन, चीनी कारखाने, परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। बताइए सर इसमें क्या सही होगा। देखिए जो भारी जल है, भारी जल का जो फार्मूला है इसको बोलते हैं D2। जैसे अगर जल की बात करें, साधारण जल तो H2O होता है, इसका होता है D2O। बात क्लियर है। अब देखिए इसमें जो है इसको आप कह सकते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है, पूछा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी इसको बोला जाता है। बात क्लियर है। इसमें जो है साधारण जल की बात करें 0.014% जल जो है ये साधारण जल होता है। बात क्लियर है। इसमें जो है ऑक्सीजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के संयोजन बंध से जुड़ा रहता है। ठीक है। अब देखिए बात करेंगे भारी जल, तो भारी जल जो है आमतौर पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है ना, परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर है। उद्योग द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर पर क्या है, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। देखिए अगर आप इसको रटेंगे कि नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, कुमायूं कहाँ से कहाँ तक, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप हो सकता है भूल जाएं। लेकिन अगर आप चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के, हमने सब मैपिंग की हुई है। देखिए यहाँ पर आपका ये हिमालय है, आपको पता है यहाँ तक कश्मीर हिमालय है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका कुमायूं हिमालय है, यहाँ से लेकर के उसके बाद यहाँ तक आपका क्या है, नेपाल हिमालय है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है आपका असम हिमालय है। बात क्लियर है। पटकाई की पहाड़ियाँ हैं, नगा पहाड़ियाँ, ये इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेपाल हिमालय। क्या आप देख पा रहे हैं नेपाल हिमालय से कौन सी नदी, काली नदी निकल रही है, यहाँ से काली नदी निकल रही, नहीं निकल रही है। आप यहाँ पे भी नहीं देख पा रहे, यहाँ देख लीजिए हिमालय है, पंजाब हिमालय यहाँ से यहाँ तक है, कुमायूं हिमालय आपका जो है यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक कुमायूं हिमालय है। उसके बाद यहाँ ये गंगा नदी जो अगर पूछे कहाँ से निकलती है, कुमायूं हिमालय से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, कुमायूं हिमालय से। लेकिन अगर आपसे पूछे काली नदी कहाँ से निकलती है, तो ये बेसिकली नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, घाघरा भी वहीं से निकलती है। और यहाँ पे तीस्ता नदी, तो यहाँ से ये नेपाल हिमालय के बीच में है। यहाँ पे एक प्रश्न क्या पूछा गया है, काली और तीस्ता। देखिए यहाँ पे आपकी काली नदी है और ये आपकी तीस्ता नदी, ये कहाँ है भैया, तो ये बेसिकली इनका जो फैलाव है ये आपके नेपाल हिमालय में है। कहाँ पे है, ये नेपाल हिमालय में। ये देखिए ये तीस्ता नदी यहाँ पे आ रही है, काली नदी ये दोनों बीच में आ रही हैं। तो ये अगर आपको इसमें मारना हो तो आप क्या क्लिक करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे आप नेपाल हिमालय क्लिक करेंगे। बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है आपका नेपाल हिमालय सही होगा। ठीक है। इस श्रृंखला में पश्चिम में कुमायूं हिमालय था, पूर्व में असम हिमालय स्थित है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नेपाल हिमालय चारों हिमालय में सबसे बड़ा है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, तो आपका देख पा रहे हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी जो है नेपाल हिमालय। बात क्लियर है। चलिए सर इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन एक थे। मध्ययुगीन भारत की बात कर रहा, शंकराचार्य, कालिदास, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए सर इसमें क्या सही होगा। आपको पता है मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन, तो आंदोलन तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। ये तो जो है स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और इन्होंने जो है जाकर के नारा दिया जो है वहाँ पे अमेरिका में, अच्छा स्पीच था इनका, इसके लिए पूरी दुनिया इनको याद करती है। कालिदास तो कोई धर्म आंदोलन, भक्ति आंदोलन चलाए नहीं थे। तो बेसिकली आपके ये भी गलत हो जाते हैं, ये भी गलत हो जाते हैं, ये भी पूछा है। इसमें क्या जा रहा है, प्रमुख अगुवाकार कौन थे, तो शंकराचार्य थे। बात क्लियर है। शंकराचार्य जो है ये प्रमुख अगुवाकार थे, और इनके द्वारा जैसे पूछा जाता है शंकराचार्य ने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया, तो इनके द्वारा जो है अद्वैतवाद, क्या अद्वैतवाद का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया। और इन्होंने कहा कि सामाजिक धार्मिक सुधारकों में
विभिन्न तरह के धार्मिक प्रचार प्रसार जो है इनके माध्यम से किया गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। शंकराचार्य जो है किसके प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, और ये मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से क्या थे? एक थे। बात क्लियर? ऑप्शन ए सही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्नलिखित किस तारीख को हुई थी? ऑप्शन ए 11 फरवरी 1931, ऑप्शन बी 27 फरवरी 1931, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1931, ऑप्शन डी 14 अगस्त 1931। आपको पता है एक चीज कि 23 मार्च को, जैसे हम लोग 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, उनको फांसी दे दी गई थी। तो बेसिकली अगर इसमें हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की शहादत कब हुई, तो उनसे पहले इनकी शहादत हुई थी, ठीक है, 23 मार्च 1931। उस देखिए यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कभी कभी, जैसे अब प्रयागराज आए आप, चंद्रशेखर आजाद पार्क अवस्थित है, तो चंद्रशेखर आजाद पार्क में अगर आप जाएंगे तो एक मूर्ति रखी हुई है चंद्रशेखर आजाद, जहाँ उन्होंने खुद को गोली मारा था। तो वो तिथि जो थी 27 फरवरी 1931 थी। उन्होंने अंग्रेजों के हाथ आने का एक प्रण लिया था, अंग्रेजों के हाथ न आने का एक प्रण लिया था, और उस प्रण पे वो अडिग रहे, और अंत में जब उनके बंदूक में एक गोली बची तो वो किसी अंग्रेज को मारना नहीं पसंद किए, बल्कि खुद को मर जाना पसंद किए, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ वो जीते जी कभी नहीं आते। उनका ये प्रण था, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 7वां भैया क्या है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या कान? देखिए अल्जाइमर जो है, बेसिकली हम आपको बताएं, अल्जाइमर एक ऐसा रोग है, इसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त जो है भूल जाता है, मतलब उसको कुछ भी पुराना याद नहीं रहता है ना, उसको अपना कुछ भी पुराना याद रहता ही नहीं है कि वह जो है क्या उसको करना है क्या नहीं करना, मतलब ये कह सकते हैं कि ये भूल जाता है कि उसको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, समझ रहे हैं। तो अल्जाइमर रोग बेसिकली बहुत ही माना जाता है कि बहुत ही खतरनाक रोग होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आपसे पूछा अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग, जाहिर सी बात है जब भूलेंगे आप तो मस्तिष्क ही तो प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा? मस्तिष्क प्रभावित होगा। और इसका सबसे बड़ा ये है कि जैसे पहली बात तो बोलने में दिक्कत होगी, दूसरी बात ये कि निर्णय नहीं ले पाएगा, और तीसरी बात अगर कुछ निर्णय ले भी लिया तो कुछ टाइम बाद भूल जाएगा। तो ये बेसिकली मस्तिष्क होता है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अब हृदय किसका प्रभावित होता है, फेफड़ा का प्रभावित होता है, कान का प्रभावित होता है, ये भी जान लीजिए। तो आइए देखते हैं। एड्स में क्या प्रभावित होता है भैया? प्रतिरक्षा प्रणाली। डेंगू में क्या होता है? संपूर्ण शरीर, आंख एवं जोड़े। देखते हैं आप, जब डेंगू बुखार होता है तो आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, आंख में जलन होती है, जोड़ों में दर्द होता है। पोलियो में क्या होता है? गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान सब वो हो जाता है। चेचक में संपूर्ण शरीर, छोटी मात्रा में संपूर्ण शरीर, खसरा में संपूर्ण शरीर, मोतियाबिंद में आंख, डिप्थीरिया में गला, घेंघा में थायराइड ग्रंथि, मलेरिया में तिल्ली, गठिया रोग जोड़ों का रोग है, क्षय रोग में फेफड़ा जो है खराब होता है, टीबी जिसको बोला जाता है, रिकेट्स में हड्डियां, है ना, हैजा रोग में आंत और आहार नाल। पहले हैजा रोग जो है बहुत बड़े स्तर पर होता था, हालांकि इसके लिए जो है कई प्रबंध किए गए और उसको रोका गया, है ना। फिर प्लेग में क्या होता है? फेफड़ा या आरबीसी। निमोनिया में क्या होता है? फेफड़े। ल्यूकोमिया में क्या होता है? रक्त। वही ल्यूकोमिया जो होती है रक्त अल्पता, जिसे रक्त में कोई अगर विषाद आ जाता है तो ल्यूकोमिया उसको बोला जाता है। एटिटिस जो है ये कान में होता है। पीलिया में लीवर प्रभावित होता है, खाना पच नहीं पाता है। पक्षाघात में तंत्रिकाओं पर प्रभाव होता है। स्कर्वी रोग में दांतों या मसूड़ों में। मेनिंजाइटिस जो होती है वो मस्तिष्क। फ्लूरिसी जो है ये फेफड़े प्रभावित होते हैं, इससे कोढ़ से तंत्रिका तंत्र, टाइफाइड से आंत, ट्रैकोमा से आंख, और कुकुर खांसी से फेफड़े, टीबी से आपके फेफड़े, है ना। इतनी चीज़ें आप यहाँ से समझ लीजिए, और ये किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। मोतियाबिंद से आंख, डिप्थीरिया से गला, घेंघा से थायराइड ग्रंथि, गठिया से जोड़ों, क्षय रोग से फेफड़ा। क्षय रोग होता है तो लोग सोचते हैं कहीं कुछ कट रहा होगा, नहीं, क्षय रोग से फेफड़ा होता है, ठीक है। तो साहब इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त से जोड़ता है? नाथुला दर्रा, सिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, मुलिंगला दर्रा। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि कौन सा दर्रा कहाँ पे अवस्थित है ना। उसके बाद इस पर हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ बोल क्या रहा है? बोल यहाँ ये रहा है सिक्किम। सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त से, हम सिक्किम की बात कर लेते हैं। देखिए हम बनाए हैं इस पर, है ना। देखिए सिक्किम में एक तो नाथुला दर्रा है, एक तो आपका नाथुला दर्रा है, और एक इधर जयलेपला दर्रा है। पूछ क्या रहा है इसमें जो है सिक्किम जो है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे नाथुला दर्रा है, ये एकदम पिक पॉइंट पे है ना। ये एकदम जो है पिक पॉइंट पे है नाथुला दर्रा। तो जाहिर सी बात है इसमें राइट आंसर अगर आप खोजेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा तो आपका जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन
हमको पूरा जान लेना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना नीति लिपुलेख ये कहाँ पे है, तो बेसिकली आपको उत्तराखंड में दिख रहे हैं। बात क्लियर है। उसके बाद जो है शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बात क्लियर है। उसके बाद बाड़लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को मंडी लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो श्रीनगर में स्थित है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बात क्लियर है। बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर, जवाहर सुरंग, इसी पर जो अभी हाल ही में जवाहर सुरंग बनाई गई है, वो जवाहर सुरंग तो हालांकि पुरानी, लेकिन अभी उसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया, तो इसलिए वो फेमस हो गई थोड़ा सा, है ना। और उसके बाद काराकोरम जो आपका दर्रा है वो भारत सबसे ऊंचा दर्रा है और ये जम्मू कश्मीर पाया जाता है। इधर आप आएंगे, देखिए अगर यहाँ पे आप आएंगे तो चांगला दर्रा, है ना, मुलिंगला दर्रा, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे आएंगे जब, तो इसमें नाथुला दर्रा, शिवकिला दर्रा हमने आपको बता ही दिया। तो नाथुला और जयलपला, है ना, ये बेसिकली यहाँ पे है। ठीक, और बात करें शिवकिला दर्रा का तो वो हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जोजिला दर्रा आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है ना, समझिएगा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। मुलिंगला दर्रा की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुलिंगला दर्रा, ये आप देखिए यहाँ पे मुलिंगला दर्रा, तो ये यहाँ पे अवस्थित है, मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एकदम बॉर्डर पे अवस्थित है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में ही आएगा। ठीक है सर, तो ये मुलिंगला दर्रा आप देख पा रहे हैं, मुलिंगला दर्रा हिमाचल प्रदेश, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर, शिवकिला दर्रा आपका जो है, जैसे अगर शिवकिला दर्रा यहाँ देखिए सब कुछ आपको जो है सब हिमाचल प्रदेश में आपको बताना ठीक है, लेकिन आप ग्राफ के माध्यम से देखिए, सारी चीजें ग्राफिंग करिए। चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ए हो जाता है, नाथुला दर्रा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में, गुजरात में, असम में या उड़ीसा में? देखिए अब इसको आप याद करिए, हमने इसको चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। जैसे देखिए काजीरंगा कहाँ पे भैया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका जोरहट असम में है। ठीक है, मानस कहाँ पे, बारपेट असम में है। नामदफा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। चंद्रप्रभा कहाँ पे है, चंद्रप्रभा वाराणसी दिया है, चंदौली में है। ठीक है, उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। जिम कार्बेट नैनीताल में है। सिमलीपाल जो है मयूरभंज उड़ीसा में है। नालापट्टी पश्चिम बिहार, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। वेदांत मंगल पश्चिम बिहार, ये चिंगलपेट तमिलनाडु में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर कर्नाटक में है। रंगाथीटू पश्चिम बिहार, ये मैसूर में है। पेरियार जो है इडुक्की केरल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में है। जलदापार वन्य जीव अभयारण्य ये जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ये 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य ये होशंगाबाद में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। कान्हा किसली आपका बालाघाट मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ आपका शहडोल मध्य प्रदेश में है। फॉसिल्स जो उद्यान जो है ये मंडला मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। पेंच जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर राजस्थान में है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो अलवर राजस्थान में है। केवला देवघना पश्चिम बिहार ये आपका भरतपुर राजस्थान में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप यहाँ देख लीजिए बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे था भैया, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका अगर हम केवल इसकी बात करें बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, है ना, तो यहाँ पे आपका कर्नाटक जो है, ठीक है, हो जाए कर्नाटक दिया है। ठीक, बात क्लियर है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि जो है ये इसकी स्थापना किस स्तर पर हुई थी, बांदीपुर जो है, तो ये बेसिकली 1973 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और ये त्रिजंक्शन पे स्थित है ना। ये अगर कहा जाए कोई एक राज्य में तो नहीं है, ये कर्नाटक में भी है, फिर इधर आपका तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु, और इधर आपका केरल में भी है, केरल। तो ये जो है आप ऐसे कह सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो ये त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है, यहीं पे अवस्थित है, त्रिजंक्शन में स्थित है, ठीक है। और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। और अगर बात करें कर्नाटक में अन्य कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, तो भद्रा टाइगर रिजर्व है। जैसे आपसे फिर पूछे नागरहोल, क्या अगर आपसे नागरहोल पूछ ले, नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, डंडोली टाइगर रिजर्व, है ना, टाइगर रिजर्व पूछ ले आपसे। फिर अगर आपसे पूछे अंसी टाइगर रिजर्व कहाँ पे, अंसी टाइगर रिजर्व, तो ये भी बेसिकली आपका कर्नाटक में ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपका इसमें राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। वन महोत्सव, भारत छोड़ो आंदोलन, हरित क्रांति, चिपको आंदोलन। देखिए सर, अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका
पहली दफा तो आम जनता की जागरूकता से संबंध था, लेकिन जो है वनों की से नहीं था। 1942 में ये हुआ था, तो ये बेसिकली भारत की आज़ादी से संबंधित था। हरित क्रांति जो हुई थी 1966-67 में इंडिया में, स्वामीनाथन जी लेकर के आए थे, है ना। तो ये भी जो उत्पाद हैं उनके लिए थी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बात क्लियर है। अब वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो बेसिकली ये समझिए आप कि जो वन महोत्सव है ये वन दिवस के लिए मनाया जाता है ना। तो वन दिवस जिसे अगर बात करें कि इसका जो है, जैसे पहले सब लोग पेड़ काटते थे, पेड़ अपना काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए जो शुरू किया गया सबसे पहला, ये तो वन महोत्सव बाद में मनाया जाना शुरू किया गया है, लेकिन सबसे पहले क्या शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। इसके ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये शुरू हुआ था चमोली उत्तराखंड से। चमोली उत्तराखंड शुरू करने वाले कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसको शुरू करने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा। एक जिसे इसमें और नाम जुड़ता है चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, है ना। इनके हालांकि अभी 2021 में जो है सुंदरलाल बहुगुणा जो है इनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई, है ना। भारत में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। जैसे इसके अलावा भी ऐसा थोड़ा यही केवल आंदोलन हुआ था। ये इसे पूछ रहा कौन आम जनता को जागरूकता का जीवंत उदाहरण है, तो ये चिपको आंदोलन। तो लोग पेड़ को पकड़ के चिपक जाते थे, काटो, कैसे काटोगे, तो नहीं काट पाते थे लोग। जैसे इसके लिए जैसे जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में, पिको आंदोलन कर्नाटक में, ऐसे लिख लीजिए आप, है ना। जैसे अगर बिश्नोई आंदोलन की बात करें, यही वन के लिए बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन हुआ था। बिश्नोई आंदोलन कहाँ पे? राजस्थान में हुआ था। ठीक है, उसके बाद साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में। जंगल बचाओ आंदोलन, क्या? जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछे एपिको आंदोलन, क्या? अपिको आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके कर्नाटक में हुआ था। अपिको आंदोलन कर्नाटक में। उसका नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात, एमपी और उसके बाद आपका महाराष्ट्र, ये सब मिला जुला के तीनों में हुआ था। तो आप इनको भी याद, एपिको आंदोलन कर्नाटक, जंगल बचाओ आंदोलन बिहार, बिश्नोई आंदोलन राजस्थान, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको गुजरात, मतलब ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, चलिए सर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर चलते हैं, क्या है 11 में? क्या है? वायुमंडल में आर्द्रता हम वायुमंडल में आर्द्रता नापने के लिए यहाँ पे होगा, नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या पायरोमीटर। एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर पायरोमीटर की बात करते हैं तो ये उच्च तापमान, क्या? उच्च तापमान मापने के लिए होता है। अगर हम बैरोमीटर की बात करते हैं तो ये वायुमंडलीय दाब मापने काम में आता है। हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो ये आपेक्षिक घनत्व, और अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये होता है आर्द्रता मापी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, वायुमंडल की आर्द्रता नापनी है आपको, तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप 12 नंबर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरल से सबसे विवादास्पद नीति किसने पेश की थी? व्यक्तिगत सिद्धांत कहा गया। कर्जन, माउंटबेटन, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग। आपको पता वारेन हेस्टिंग तो 1773 वाला था। इसने जो है ये किसके लिए फेमस है? तो रेगुलेटिंग एक्ट के लिए फेमस। 1773 में लेकर गया, 1774 में इसके द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, माउंटबेटन बंटवारे के काम में आया था, बंटवारे के समय में आया था, तो बेसिकली हम इसका कह सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल ये था भारत का, है ना। अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल यही था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए, अगर कर्जन की बात करें तो आप इसे यहाँ पे अगर इलाहाबाद में, तो कर्जन पुल बड़ा फेमस है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कर्जन ने ऐसा मतलब कोई स्टाफ का इसके लिए काम नहीं था, बस हाँ ये था कि इसने वो डिस्पैच को लेकर के सारी चीज़ें करी हो रही थी। बाकी डलहौजी की बात करें तो डलहौजी जो है ये कह सकते हैं कि डलहौजी की जो हड़प नीति है, कौन सी? हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति, या इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ
लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इसमें क्या था कि जैसे जो भी राजा भारत में हुआ करते थे उनमें मान लीजिए संतानोत्पत्ति नहीं हुई, तो संतानोत्पत्ति नहीं हुई तो वो उस पर ये नीति लागू होती थी, डलहौजी की हड़प नीति। तो इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, है ना। सतारा, बघाट, झांसी, इनके ऊपर इसने जो है इनको हड़प लिया था। इसी बेस पे अवध पे जो है, अवध को पूछा जाता है अवध को कैसे इसने हड़पा था, तो बेसिकली इसने जो है कुशासन का आरोप लगा करके जो है हड़प लिया था। ठीक है, पूछा जाता है ये। तो इसमें राइट आंसर आपका जो है वो सी ऑप्शन ही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस ऊष्मांतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? विकिरण, चालन, संवहन या मॉड्यूलन? बताओ भैया, किससे प्राप्त होती है ऊर्जा, किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए, अगर हम जो है बात करें सूर्य का प्रकाश जो है, अगर पृथ्वी जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, तो इसका जो प्रकाश है ये अगर हम बात करें पृथ्वी की तो किसके माध्यम से पहुंच रहा है? तो भाई विकिरण के माध्यम से तो पहुंच रहा है, विकिरण के माध्यम से तो पहुंच रहा है। तो इसमें राइट आंसर क्या होता है? इसमें राइट आंसर अगर कुछ देखा जाए तो ये विकिरण हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? रेडिएशन, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें संवहन की तो संवहन जो है ये गर्म करने के काम में आता है। जैसे धरती अगर पूछा जाए वायुमंडल जो गर्म होता है, चालन और संवहन के कारण गर्म होता है। बात क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? 70 में, 1975 में, 1985 में या 1980 में? बताओ भैया कब लॉन्च किया था? आपको पता है भारत ने अपना जो पहला उपग्रह प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? तो वो उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। हमारे यहाँ गणतज्ञ हुआ करते थे। और ये किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से लाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह था। ठीक है, बात क्लियर है? इसके अभियान वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिक प्रयोग या एक्स किरण प्रयोग, खगोलीय प्रयोग, ये होता है। भारत की महान उपलब्धि ये थी। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो प्रयोग किया गया था आर्यभट्ट का, ये किया गया था 1975 में। कहाँ पे किया था? 1975। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या, दांडी मार्च जिसे सार्थक मार्च या इसको साल्ट मार्च भी बोलते हैं। क्या? साल्ट मार्च दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना। भैया बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड या सविनय अवज्ञा आंदोलन? बताओ भैया, भारत छोड़ो आंदोलन। पहली बात तो दांडी मार्च कब हुआ था? जो दांडी मार्च है ये बेसिकली 1930 में हुआ था। तो इसके हिसाब से अब गलत काटिए, कौन सा गलत है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, तो फिर ये गलत हो गया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड आपका जो है 1920-21 में ये भी हुआ था। हाँ, चौरा चौरी कांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, सॉरी 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में। तो मतलब ये कह सकते हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सही होगा। क्यों? जब जो है 12 मार्च 1930, एक तिथि याद कर लीजिए, 12 मार्च 1930 को आंदोलन शुरू हुआ, तो ये बेसिकली जा करके 240 मील की यात्रा जो थी, कितने लोग किए थे? 78 लोगों के साथ जब ये गए थे, 240 मील की यात्रा किए थे, तो ये यहाँ पहुंचे थे कब? साबरमती आश्रम से दांडी मार्च जो किए थे, तो ये 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे थे यहाँ पे। और जब ये पहुंचे यहाँ पे नमक कानून टूटा, नमक कानून तोड़ा, और नमक कानून तोड़ते कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया कब से? 6 अप्रैल 1930 से बाद हालांकि इसको बंद किए और चले गए द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ, तो ये तो ऐसे ही गलत हुआ था। 20 में असहयोग आंदोलन, ये भी गलत हुआ। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी गलत हुआ। बात क्लियर है? तो आप जो है इसको ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर क्या भैया? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आइसक्रीम का पिघलना, हाथ में केक पक जाना, पानी का भाप परिवर्तन होना, बिजली का बल्ब के रूप में जलना? बताओ भैया इसमें क्या राइट आंसर होगा? क्या इसमें राइट आंसर होगा? देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, या इसमें जिसे पूछा गया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो आप जाहिर सी बात है ये कह सकते हैं,
हाथ में नहीं होगा यार, केक पकाना होगा, है ना, मतलब बेकिंग केक इसको बोल सकते हैं। आइसक्रीम का पिघलना, जाहिर सी बात आइसक्रीम पिघलेगी फिर जमा देंगे, तो ये जो है पहले आप ये समझ लीजिए रासायनिक और भौतिक होते क्या हैं हल्का सा, उसके बाद इस पे आइए आप। जो भौतिक परिवर्तन होता है ये उत्क्रमणीय क्रिया है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यह बहुत कम ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या दी जाती है, जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है। और रासायनिक में क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है, नए पदार्थ बनते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय प्रकाश ऊर्जा ली जाती है, निकाली जाती है। लकड़ी का जलना, अब देखिए आप ऐसा समझिए, बर्फ पिघलेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, बर्फ पिघलेगा पानी बन जाएगा, और अगर पानी बना तो फिर इसको आप हल्का सा जैसे वो कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो ये फिर बर्फ बन जाएगा। लेकिन अगर लकड़ी को आपने क्या किया, लकड़ी ये आपकी है और आपने क्या किया, हीट कर दिया, ये आप जला दिए इसको, ये बन गई राख, तो क्या अब ये राख लकड़ी बन सकती है? कभी नहीं बन सकती है। मतलब रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, और ये क्या, भौतिक परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय होता है। आप समझिए, यहाँ पे आइए, आइसक्रीम पिघलेगी तो ये क्या है, जाहिर सी बात आइसक्रीम पिघलेगी तो फिर वही उसी कंडीशन में आएगी, फिर उसको जमा देंगे, तो फिर मतलब ये भौतिक परिवर्तन हो गया। पानी का भाप में परिवर्तन होना, पानी भाप बनेगा और भाप फिर क्या, पानी बन जाएगा। बिजली के बल्ब का जलना, बिजली के बल्ब जैसे लाइट आई, बल्ब जला, और जैसे लाइट गई फिर बल्ब बुझा, फिर आएगी फिर जल जाएगा। तो बेसिकली केक पकाना जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें पूर्व, जैसे अगर मान लीजिए आप केक बना रहे हैं, अंडे से आपने केक बना दिया, तो क्या आप केक से फिर अंडा नहीं बना पाएंगे ना, तो ये बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1521, 1526, 1556, 1761, बताओ भैया। देखिए अगर हम पानीपत की लड़ाई की बात करें तो इसमें जो है पानीपत, अगर हम तीसरी की बात करें, क्या किसकी, पहले तीसरी की बात कर लेते हैं, तो ये 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। किसके बीच? सदाशिवराव भाऊ और किसके बीच? अहमद शाह दुर्रानी। क्या? अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ी गई थी। अगर हम बात करें 1556 में, तो ये आपकी दूसरी लड़ाई थी। कब थी? 5 नवंबर 1556 लड़ी गई। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई। उसके बाद 1526 में पहली लड़ाई लड़ी गई थी। कब? 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और लोदी के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। बाबर इसमें जीता था और इसमें अकबर जीता था और इसमें अहमद शाह दुर्रानी जीता था। मराठों का अंतिम रूप से पतन जो था यही था, ठीक है। तो आप पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में लिखो, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए मूल रूप से रेतीली मिट्टी होती है। ऑप्शन बी नमी की मात्रा को बरकरार रखती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, यह रंग में हल्की होती है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। बताइए सर इसमें क्या होगा राइट। पहली बात तो ये, अगर मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बात करें, मूल रूप से रेतीली तो होती है, बिल्कुल सही बात है। यह नमी की मात्रा बरकरार रखती है, ये तो यार थोड़ा सा सस्पेंशन है इसमें, है ना। यह रंग में हल्की होती है, जाहिर सी बात हल्के रंग की होती है। इट इज़ लाइट इन कलर। इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। अब जाहिर सी बात है अगर मरुस्थलीय मिट्टी है तो इट इज़ हाई सॉल्ट कंटेंट, है ना। और इसमें आप देख पा रहे हैं नमी को बरकरार रखती है। जाहिर सी बात है आप अगर बलुई मिट्टी है, आप उसको खूब पानी दे रहे हैं, सींच रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद सूख जाती है। तो उसका बेसिकली ये कारण होता है कि वो मिट्टी में नमी की मात्रा वो बरकरार नहीं रख पाती है। तो ये इसमें विरोधाभास है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पेमा यांगसे मठ भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? असम में है, अरुणाचल में है, मेघालय में है, सिक्किम में। बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें जो है बौद्ध धर्म की, तो जो मठ की बात होती है ये बौद्ध धर्म में होती है। तो ये ये मठ है, ये बेसिकली जो है निगम्बा बौद्ध से संबंधित है। किससे? निगमा बौद्ध से संबंधित है ये मठ, ठीक है। अब ये है कहाँ पे? तो ये आपके सिक्किम में स्थित है। बात क्लियर है। यहाँ बड़ा विवाद रहता है इसका। ये चीन जो है इस पे अपना कहता है कि साहब ये नहीं, इसमें बेसिकली है क्या, जो निगमा बौद्ध का है ये बौद्ध मठ, पेंग यांगसे मठ, इसमें जो है इस मठ के दीवारों पर संतों की मूर्तियों के चित्रों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पे? सिक्किम में। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे।
यहाँ पे क्या है सर, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी की रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? पाक स्टेट लाइन, रेडक्लिफ लाइन, डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन। बताइए सर इसमें क्या राइट आंसर होगा? देखिए अगर हम बात करें इसकी मैकमोहन लाइन की, तो मैकमोहन जो है ये भारत और चीन के बीच में है। कहाँ पे? भारत और चीन के बीच में है। उसके बाद अगर हम बात करें डूरंड लाइन की, तो डूरंड लाइन वैसे तो अगर देखा जाए तो ये POK और अफगानिस्तान के बीच में है, अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान नहीं कहेंगे, ये इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का ये भाग है। और उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बात करें तो रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान, भारत और PAK, ठीक है, पाकिस्तान। पाक स्टेट लाइन की बात करें तो ये बेसिकली आपका भारत और श्रीलंका, क्या? भारत और श्रीलंका की बात हो जाती है। इसमें क्या पूछा गया है? भारत पाकिस्तान, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी, और आप अगर उम्मीद के अकॉर्डिंग अगर आप क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।